Namaskar, dear students. In continuation to the earlier two videos, that is part 1 and part 2 of section 6 that I have shared with all of you so far, I welcome all of you in this part 3 of section 6 under the Indian Evidence Act of 1872. मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आप सभी के साथ में धारा 6 के अंतर्गत जो दृष्टांत दिए हुए हैं उनको साझा करूंगी और उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बतलाऊंगी और उसके अलावा हम कुछ ऐसे निर्णय भी देखेंगे जिनमें या तो धारा 6 के अंतर्गत दिया गया नियम लागू किया गया था और या फिर लागू नहीं किया गया था, ताकि हमें धारा 6 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान हो सके। तो चलिए आज के इस जानकारी की शुरुआत करते हैं। तो ये तो हम लोगों को बहुत ही स्पष्ट है कि धारा 6 के अंतर्गत एक विवादक तथ्य है, देयर इज ए फैक्ट इन इश्यू। यह विवादक तथ्य किसी समयभार का एक भाग है। दिस फैक्ट इन इश्यू फॉर्म्स वन पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। कुछ अन्य तथ्य हैं जो विवादक तथ्य से संसक्त यानी संबंधित है। There are other facts which are connected to this fact in issue. ये संबंध ऐसा है कि ये तथ्य उसी समयभार के अन्य भाग बनते हैं। The connection is such that these facts form other parts of the same transaction. ये तथ्य स्वयं विवादक तथ्य नहीं है। These facts are themselves not facts in issue. तो ऐसे तथ्य धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। Then such facts are relevant under section 6 irrespective of the fact whether they occur at the same time and place or at different times and places, है ना? So now we will see the illustrations given under section 6. अब हम धारा 6 के अंतर्गत दिए गए दृष्टांतों को देख लेते हैं। Starting with illustration A. A is accused of the murder of B by beating him. ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। Whatever was said or done by A, that is the accused, or B, that is the victim, or the bystanders. Now here the term bystanders actually include those people who were present at the time of the beating. Here those people are not included who generally gather after the event has happened. Okay, so whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. ठीक है ना? क जो कि अभियुक्त है या ख जिसकी पीटकर हत्या कर दी गई है या पास खड़े लोगों द्वारा। अब पास खड़े लोगों पद में यहाँ पर वे लोग सम्मिलित हैं जो पिटाई के समय वहां उपस्थित थे। इसमें वो लोग सम्मिलित नहीं होंगे जो कि घटना घटने के बाद इकट्ठा हो जाते हैं साधारणतया। ठीक है ना? तो क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी सव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। ठीक है ना? अब इस बात को हम एक उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ था और अचानक से ही उसे अपने सर्वेंट यानी सेवक की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि ये कह रहा है कि ए ने बी को मार दिया है। इस बात को सुनते ही ये व्यक्ति तुरंत बाहर निकलता है और पाता है कि बी तो अचेतावस्था में गिरा हुआ है, बी इज अनकॉन्शियस और ए वहां से भाग चुका है। किंतु इसका जो सर्वेंट है और जो बाकी के लोग हैं वो इस व्यक्ति को यह बताते हैं कि क्या घटित हुआ है। अब मान लीजिए कि यह व्यक्ति पुलिस को सूचित करता है जो बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर ए के विरुद्ध बी के मर्डर का ट्रायल यानी मुकदमा चलाती है।
अब मान लीजिए इस मुकदमे में सर्वेंट और बाकी के व्यक्तियों को साक्षी के तौर पे बुलाया नहीं जा सकता है, किंतु इस व्यक्ति को जिसने एकदम से चीख सुनी थी, इसे साक्षी के रूप में बुलाया जाता है। तो इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य जो इसने सुना है, उसके संबंध में वो सभी साक्ष्य सुसंगत होगा। ठीक है ना। हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये तो हियर से हो गई बात, ये तो अनुश्रुत हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन इसलिए सुसंगत हो जाएंगे क्योंकि कथन जो उसने सुने थे वो स्वतः स्फूर्त थे और समकालिक थे। Here the statements are relevant because they are spontaneous and contemporaneous. ठीक है ना। अब यही मान लीजिए कि जो सर्वेंट है उसने इस घटना के बारे में इस व्यक्ति को अगले दिन सुबह बतलाया। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन सुसंगत नहीं माने जाएंगे इस धारा के अंतर्गत, क्योंकि घटना घटने के और कथन करने के बीच में काफी वक्त बीत चुका है, जिसमें कि मनगढ़ंत बात भी कही जा सकती है। समय है ना बीच में, तो उसमें मनगढ़ंत कहानी बनाने की भी वक्त है ना। तो इसीलिए वो कथन सुसंगत उस परिस्थिति में नहीं होंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन बी। A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and gaols are broken open. क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेल तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। ठीक है ना। Now here the transaction is the crime of waging war against the government of India. यहाँ पर जो संव्यवहार है वह है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का। Now it consists of the group of facts. इसमें तो बहुत सारे तथ्यों के समूह हैं, जैसे कि existence of an armed insurrection, फौजों पर आक्रमण किया जाना और सशस्त्र विप्लव करना, है ना। अटैक ऑन ट्रूप्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति नष्ट किया जाना, एंड देयर आफ्टर ब्रेकिंग ओपन ऑफ गेल्स, जो बात है कि जेल तोड़ी गई है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व है ना। नाउ हियर द फैक्ट इन इशू इज दैट A took part in the armed insurrection. यहाँ पर विवादक तथ्य यह है कि A ने सशस्त्र विप्लव में भाग लिया है। ठीक है ना। So the other facts along with the fact in issue form the transaction of waging war. ये जो बाकी के तथ्य है ये विवादक तथ्य के साथ मिलकर के एक ही संव्यवहार जो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है वह फॉर्म करते हैं, यानी गठित करते हैं। They are therefore relevant under this section. इसी कारण से वे इस धारा के अंतर्गत सभी सुसंगत हो जाते हैं। क्लियर। तो अब अगला दृष्टांत देख लेते हैं। क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence. जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो।
letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. So it is clear to us that the total correspondence, that is letters prior and subsequent to the defamatory letter, is relevant because it helps one to understand the circumstances under which the defamatory statement came to be made and the consequences it generated. तो हमें ये बहुत ही स्पष्ट है अब कि वो सभी पत्र व्यवहार जो उन पक्षकारों के बीच में हुए हैं, यानी कि वह पत्र जिसमें अपमान लेख है उससे पहले के जितने भी पत्र लिखे गए हैं और उस पत्र के बाद के लिखे हुए सभी पत्र सुसंगत होंगे, क्योंकि वह हमें उन परिस्थितियों को समझने में सहयोग करेंगे जिनमें कि वह अपमान लेख उद्भूत हुआ और फिर उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, है ना, उसके जो भी परिणाम हुए, ठीक है ना। देन कमिंग टू इलस्ट्रेशन डी, द क्वेश्चन इज whether certain goods ordered from B were delivered to A. प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था। The goods were delivered to several intermediate persons successively. वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। Each delivery is a relevant fact. हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है ना। So this illustration is clear. ये दृष्टांत तो बहुत ही स्पष्ट है। Each intermediate delivery is not only relevant but essential to proving goods were delivered from B to A. ये जो मध्यवर्ती जितने भी परिधान थे, ये सभी न केवल सुसंगत है बल्कि ये तो आवश्यक भी है ये साबित करने के लिए कि B के द्वारा माल A को परिदत्त कर दिया गया था, है ना। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत होती है, हम लोग सब इस बात से भली भांति परिचित हैं, है ना। तो चलिए ये तो हमने देख लिए हैं इलस्ट्रेशंस, और अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। सो नाउ वी कम टू द केसेस। अब हम उन मुकदमों को भी देख लेते हैं, कुछ मुकदमे जिनमें की धारा 6 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है, खास तौर से जिनसे हमें ये जानकारी मिल सकेगी कि कोई मामला धारा 6 के अंतर्गत कब आएगा और कब नहीं आएगा। अब ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी कि एक केस में केवल एक ही धारा तो इन्वॉल्व होती नहीं है, बहुत सारी धाराएं इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ जो भी केसेस हम देख रहे हैं इनमें यूं तो बहुत सारी धाराएं इन्वॉल्व हैं, लेकिन धारा 6 के बारे में कोई बात अगर कही गई है जो कि हमें जाननी चाहिए तो उनको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो इन री सूरत दुबानी 1884 10 कैलकाटा 302, ये एक मामला है जिसमें कि अभियुक्ता के विरुद्ध जिसे घोर उपहति पारित करने के लिए आरोपित किया गया था, एकमात्र साक्ष्य वह कथन था जो अभियुक्ता की मौजूदगी में जख्मी व्यक्ति के द्वारा एक तीसरे व्यक्ति से अपराध किए जाने के तुरंत बाद किया गया था। The only evidence against an accused charged with having voluntarily causing grievous hurt was a statement made in the presence of the accused by the person injured to a third person immediately after the commission of the offense. जब वह किया गया, अभियुक्ता ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि उसने शिकायत किया गया कार्य किया था।
The accused did not, when the statement was made, deny that she had done the act complained of. तो ये अभी निर्धारित किया गया कि वह साक्ष्य इस धारा यानी कि धारा 6 और धारा 8 के दृष्टांत 6 के अधीन ग्राह्य था. It was held that the evidence was admissible under this section, which is section 6, and section 8 illustration G. अब ये सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन जी क्या है ये तो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे, है ना. तो यहाँ हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जबकि अभियुक्ता या अभियुक्त के समक्ष कोई कथन किया जाता है जिसके संबंध में शिकायत की गई है, जिस कार्य के उस अभियुक्त के द्वारा किए जाने की बात है और अभियुक्त उस बात से इनकार नहीं करता है, तो फिर ऐसा कथन धारा 6 के अंतर्गत आएगा, है ना. Because this is the statement made immediately after the commission of the offense. क्योंकि ये कथन किस तरह का है कि ये अपराध किए जाने के तुरंत बाद ही किया गया था, ठीक है ना. और किस व्यक्ति के द्वारा, तो जख्मी व्यक्ति स्वयं के द्वारा. The person who is actually injured, he is making it to a third person, correct? So this statement is admissible under section 6. तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1974 में जो बात कही गई थी सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, उसको हम देख लेते हैं कि इन तथ्यों में जो कथन किए गए थे वो कथन धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य हुए या नहीं हुए. So a husband, his father and mother were prosecuted for the murder of his wife. अपनी पत्नी की हत्या के लिए पति तथा पति के पिता और माता को अभियोजित किया गया था. She cried out for help as soon as she was pushed into the room. जैसे ही वह कमरे के अंदर धकेली गई, वह मदद के लिए चिल्लाई थी. Her children, who were playing outside in the veranda, exclaimed at the same time that their mother was being killed. उसके बच्चे जो बाहर बरामदे में खेल रहे थे उसी वक्त चिल्ला पड़े कि उनकी मां को मार डाला जा रहा था. The exclamations of children were received through the evidence of persons who heard them. बच्चों के उस अकस्मात कथन को उन लोगों के साक्ष्य के माध्यम से ग्रहण किया गया जिन्होंने उनकी बात सुनी थी, है ना. तो यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं कि हालांकि इस पर्टिकुलर स्थिति में उन लोगों के जो कथन है जो उस समय तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल उन बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और ये जो कथन उन्होंने किया था कि उनकी मां को मार डाला जा रहा था, ये बात केवल उन्होंने सुनी भर थी. सामान्य रूप में तो ये हियर से हो गया, अनुश्रुत हो गया, है ना. लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में धारा 6 एक अपवाद की तरह ट्रीट होगी और ये जो कथन है ये यहाँ पर रेलेवेंट होने के कारण एडमिसिबल हो जाएंगे, ठीक है. सो हियर इट इज क्लियरली एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ हियरसे. ओके, तो अब ये दो केसेस देख लेते हैं जिनमें कथनों को धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत नहीं माना गया था, है ना. कलर भी इसीलिए डिफरेंट है. Jentela V. Rao versus State of Andhra Pradesh, AIR 1996, Supreme Court 2791. The statements of persons who were injured by burns by the act of the accused in setting fire to the bus in which they were traveling, though recorded by a magistrate under expectation of death, were held to be not relevant, there being a gap of time between the incident and the recording of the statement. Okay? उन व्यक्तियों के कथनों को जो अभियुक्तों के द्वारा उस बस में आग लगा दिए जाने के कारण जल जाने से जख्मी हुए थे जिसमें कि वे यात्रा कर रहे थे, यद्यपि
वे मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु की आशंका के अधीन अभिलिखित किए गए थे, सुसंगत नहीं माना गया, क्योंकि घटना और कथन अभिलिखित किए जाने के बीच समय का अंतराल था। ठीक है। फिर मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1990 CRLJ 2763। इस केस में उस जख्मी व्यक्ति का जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, ऐसे व्यक्ति से किया गया कथन जो घटना के कुछ समय पश्चात घटनास्थल पर पहुंचा था, उस समव्यवहार का अंग नहीं माना गया। The statement of an injured person who subsequently died made to a person who sometimes after the incident reached the spot was held to be not a part of the transaction. Okay? तो अब इस वीडियो का अंतिम जो केस है उसको देख लेते हैं जल्दी से। यूं तो लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन हमें जानना आवश्यक है, इसीलिए ये लिखा भी गया है ताकि सेक्शन 6 के अंतर्गत कब कथन सुसंगत होंगे और ग्राह्य होंगे वो हमें स्पष्ट हो सके। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रेस जस्टे के सिद्धांत को लागू किया था, स्वतः स्फूर्त और तात्कालिक होने के कारण कथन के। ठीक है ना। सो द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली अप्लाइड द रूल ऑफ रेस जस्टे इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ the statement being spontaneous and immediate. Okay, so let's start with the facts. The facts are: the accused entered the victim's courtyard and shot her. अभियुक्त ने पीड़िता के आंगन में घुसकर उस पर गोली चला दी. The deceased utterance was immediately before she was fired at. मृतका का कथन गोली चलने से तत्काल पूर्व का था. Her mother-in-law sensed that somebody had intruded in the courtyard during the odd hours. It was night time. उसकी सास ने ये आभास करते हुए कि कोई व्यक्ति बेवक्त यानी रात का वक्त था वो आंगन में घुस आया है. The deceased, near whom the intruder was standing then, spoke out that appellant is standing nearby with a gun. मृतका जिसके समीप घुसपैठिया खड़ा हुआ था बोल उठी कि अपीलकर्ता उसके निकट बंदूक लिए खड़ा है. In a split second, the sound of firearm shot was heard. क्षण भर में बंदूक की आवाज सुनाई दी. The statement was held relevant under section 6. इस कथन को धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत माना गया. मृतका के कथन को कि अपीलकर्ता उसके निकट बंदूक लिए खड़ा है. साधारण समय में तो ये कथन क्योंकि केस के दौरान सास के द्वारा बतलाया जा रहा है तो अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आएगा, लेकिन ये धारा 6 के अंतर्गत अपवाद स्वरूप रेलेवेंट यानी सुसंगत होगा और एडमिसिबल भी होगा, ग्राह्य भी होगा. In this case, the reliance was placed on the decision rendered by the Supreme Court in Gentila versus State of Andhra Pradesh, wherein this court held that the principle of law embodied in Section 6 of the Evidence Act is expressed as res geste. Gentila बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, उसके निर्णय का आश्रय लिया गया, जिसमें इस न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समाविष्ट नियम रेस जेस्टे में अभिव्यक्त है. The rule of res geste, it was held, is an exception to the general rule that hearsay evidence is not admissible. रेस जेस्टे का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत का अपवाद है कि अनुचित साक्ष्य ग्रहण नहीं होता है, ग्राह्य नहीं होता है. The rationale of making certain statements or facts admissible under Section 6 of the Evidence Act was on account of spontaneity and immediacy of such statement or fact in relation to the fact in issue. कुछ कथनों और तथ्यों को धारा 6 में ग्राह्य बनाने का औचित्य ऐसे कथनों तथा तथ्यों का विवादक तथ्य के संबंध में स्वतः स्फूर्त तथा तात्कालिक होना है. ठीक है ना. तो जब ऐसे कथन या तथ्य विवादक तथ्य के संबंध में स्वतः स्फूर्त और तात्कालिक हो, स्पॉन्टेनियस हो और इमीडिएट हो, तो वो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होंगे और ग्राह्य होंगे. क्लियर?
So I really hope that section 6 is now very clear to all of you. और इस धारा 6 के संबंध में किसी भी एस्पेक्ट के संबंध में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी बतला सकते हैं। यकीन मानिए जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, ये पूरी आशा है मुझे। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय।